से ज्वाइन करने की जो है वो कोशिश करिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा 47th लेक्चर है। एंड 47th लेक्चर का मतलब है कि इससे पहले जो 46 लेक्चर्स हो चुके हैं, वी होप उन सभी के नोट्स जो है आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और वो सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। तो अभी तक की क्लासेस के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ रही है। तो हम लोगों ने जो है वो क्लाइमेट चेंज पढ़ना स्टार्ट किया था। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्लाइमेट चेंज को जो है वो पढ़ रहे थे। क्लाइमेट चेंज को पढ़ते टाइम में हमने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा, हमने ओजोन के बारे में पढ़ा, एंड देन हमने अर्थ समिट के बारे में भी जो है वो पढ़ा कि अर्थ समिट जो है आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो है वो हो रहा है। जब अर्थ समिट हमने देखा तो अर्थ समिट के अंदर हमने देखा कि सर 5 चीजें जो है आपके पास यहाँ पे करी गई थी, जिसमें से एक चीज आपके पास थी विच इज कॉल्ड एज सीसी, जो कि था क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर के जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपके पास यहाँ पे हुई है, उन सभी को जो है हम लोगों ने देखा था, इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स दैट इज COP 27 एंड COP 28 जो है हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप कर लिया था। उसके बाद लास्ट क्लास के अंदर हमने कन्वेंशन विद रिगार्ड टू पॉल्यूटेंट्स को जो हम लोगों ने कवर कर लिया था। कैसे? कन्वेंशन विद रिगार्ड टू पॉल्यूटेंट्स हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें आपने रोटरडम कन्वेंशन वगैरह देखा होगा, लंदन कन्वेंशन वगैरह देखा होगा, मराइन पॉल्यूशन वगैरह। मैंने आपको उसके सारे पॉइंट्स बता दिए थे कि किस पॉल्यूशन को मतलब किस कन्वेंशन को लेकर के आपको कौन कौन सी चीजें जो है आपको याद रखनी है। ये सारी चीजें हम लोगों ने वहाँ पे जो है वो देख ली थी। आई होप यहाँ तक का सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई। आज हम एक और पार्ट को जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे और उसके जो प्रोटोकॉल्स है उनको देखने की कोशिश करेंगे। 2 पार्ट में होगा ये लेक्चर, एक आज होगा और एक जो है वो कल होगा, जिसमें ओवरऑल होलिस्टिकली ये वाला टॉपिक जो है आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी बन जाती है, जिसको कि हम 2 क्लास में करेंगे, एक आज और एक कल। 1.5 घंटे का टॉपिक है, आधा घंटा आज और 1 घंटा जो है आपके पास कल के रेस्पेक्ट में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा वो। तो लिख लीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो क्योंकि पुराने टॉपिक्स है ना, इसमें जितना अभी हम लोगों को पढ़ना है वो सारे के सारे, यस, तो समझिएगा उसमें क्या है कि जितना भी हम लोगों को अभी पढ़ना है वो सारे टॉपिक्स अभी पुराने टॉपिक्स हैं मेनली। ठीक है, जो होलिस्टिकली, ताकि हम करंट अफेयर्स को समझ पाए। तो पहले हमारा क्या चीज रहेगी, पहले जो हमारी चीज रहेगी वो आपके पास यहाँ पे रहेगी पुराने टॉपिक्स को कवर करने की। अब देखो, जब भी हम पुराने टॉपिक्स को कवर अप करते हैं ना हिस्टोरिकली, तो उसको हमको पूरा जाकर के इन डेप्थ नहीं पढ़ना होता कि उसमें कितनी चीजें सही है। जो भी चीजें आज के टॉपिक्स को शेप अप कर रही है, हमको वो सारा पढ़ना होता है। ठीक है, ताकि हमारे मॉडर्न लिंकेजेस जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे बनते चले। ठीक है, ये चीज हम लोगों को देखनी है। तो वो उतना पार्ट जो है हम लोग लेकर के चलेंगे। तो मैं आपको सारे नोट्स बनवाता चलूंगा, साथ के साथ ही आपको लिखते चलना है। ठीक है, साथ के साथ ही आपको लिखते चलना है और फिर हम मॉडर्निटी की तरफ चले जाएंगे कि आज की टाइम में जो है उसको लेकर के क्या क्या चीजें चल रही है। तो लेट्स स्टार्ट कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। मैं स्क्रीन एक बार फिर से शेयर कर लेता हूँ और स्क्रीन के ऊपर चल के सारी चीजों को जो है वो समझते हैं, देखते हैं। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब देखो यहाँ पे जब आप याद करते हो चीजों को, तो मेनली आपको 2 चीजें याद रखनी है। वैसे ये वाली एक स्लाइड जो बनेगी, ये बहुत बड़ी सी स्लाइड बनेगी। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आएगी, बट मेनली आज मैं आप लोगों को 2 नाम याद करवाना चाहता हूँ सिर्फ। एक आपके पास होगा जिसको बोलते हैं कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। एक तो आपको ये याद रखना है, एक आपको याद रखना है नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, एक तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल याद रखना है और एक नागोया प्रोटोकॉल आपको याद रखना है। क्या बायोडाइवर्सिटी के लिए इतना ही कुछ किया गया है? मेनली अगर हम कन्वेंशन में अगर हम लोग देखें, तो कन्वेंशन साइड से आपके पास ये 2 चीजें हैं, बट इन टोटल अगर हम देखते हैं तो बायोडाइवर्सिटी के लिए एफर्ट्स बहुत सारे लिए गए हैं। ठीक है, जैसे साइट्स है, ट्रैफिक है, ठीक है, टीब है, ये सब कुछ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ही है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए लिए गए हैं। तो वो सारे हमारे इस स्लाइड में, एक स्लाइड में हम लोग वो कहते हैं ना कि जिसमें सारे टॉपिक्स हमारे पास आ जाए, इंडेक्सिंग जिसको हम बोलते हैं, वो आपके पास यहाँ पे सारे के सारे जो है वो बन जाएंगे। बट अभी जो मेन हमको याद रखना है वो मेन आपके पास ये 2 है, एक है कार्टेजिना प्रोटोकॉल और एक आपके पास होता है नागोया प्रोटोकॉल। क्लियर? अब देखो मैं आपको पहले क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी से। नागोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? वो भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। जब नागोया प्रोटोकॉल आपके पास यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे एक तरीके के टारगेट लिए जाते हैं जिनको बोलते हैं आईची टारगेट। ठीक है,
AICHI है, आईची टारगेट। ये देखना है कि सर ये आईची टारगेट जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, ये पूछा जाता है कि आईची टारगेट किस किस में लिए गए थे। मैं एक एक क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, ये आपके पास क्वेश्चन आते हैं, इन सब के आंसर ये आपके पास होता है। ठीक है, आईची टारगेट तो किस में आएंगे, नागोया प्रोटोकॉल में। किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आपके पास होता है। ठीक है, याद हो गया क्या क्या है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, नागोया प्रोटोकॉल है, और नागोया प्रोटोकॉल के अंदर क्या चीजें ली गई है, आईची टारगेट्स आपके पास यहाँ पे है। जब कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपके पास यहाँ पे किया गया था, तो यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको बोला जाता है आपके पास LMO। ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है कि LMO जो है आपके पास यहाँ पे कहाँ पे आया था। ठीक है, LMO जो है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। LMO का मतलब होता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है, ये मेन है, बाकी इसके अलावा चीजें और भी है। ठीक है, ये मेन है, आपसे पूछा जाता है आईटी टारगेट को लेकर के, आईटी टारगेट को लेकर के क्वेश्चन आता है, आईटी टारगेट क्या है। ठीक है, उसको हम देखेंगे। बट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आईटी टारगेट किस में आएंगे, तो नागोया प्रोटोकॉल में आएंगे। किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। LMO क्या होता है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होती है, किससे किस में आई, कार्टेशियन प्रोटोकॉल में आई। किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। क्लियर, इतना समझ आया हमें। यस, अब एक बार देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि सर ये जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपके पास है, ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो क्यों लाया जाता। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपके पास लेकर के आया जाता है करीब सन 2000 के अंदर, 2000 के अंदर जो है कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपके पास लेकर के आया जाता है। और आगे चल करके इसको और जब स्ट्रिक्ट वार में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और भी जब इसके एडवांस वर्जन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो 2010 के लगभग आपके पास यहाँ पे नागोया प्रोटोकॉल जो है आपके पास यहाँ पे आता है। अब देखो कार्टेजिना प्रोटोकॉल क्या था। कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपके पास होता है कि भाई हम लोग ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोडाइवर्सिटी में क्या है, स्पीसीज, ऑर्गेनिजम्स, यही सब कुछ है। ठीक है, इनको हैंडल करना है हमें, तो हम सबको इनको सेफली हैंडल करना चाहिए कि हमारी वजह से इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। यस, हमारी वजह से, है ना, जैसे मेरे पीछे एक पेड़ लगा, एक पौधा लगा हुआ है, दिख रहा है, मेरे इधर भी एक पौधा लगा हुआ है, दिख रहा है। यस, वैसे ही वॉलपेपर है, मेरे पीछे कुछ लग नहीं रखा, दीवार है, ठीक है, बट लगा हुआ है। तो मैं इसको सेफली हैंडल करूं, जैसे देखो मैं इसको अगर टच करके, टच तो नहीं होगा ये, ठीक है, इतना ज्यादा भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास, तो हम लोग इनको सेफली हैंडल करें। अब ये तो पेड़, ये तो एक पौधे की बात होगी, बट आप देखो ऑर्गेनिज्म कितनी सारी होती है। जब हम लोगों ने यहाँ पर कहते हैं ना कि, यस, तो जब हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया था, तब आप लोगों को याद है सबसे पहले मैंने आप लोगों को वो बताया था रेड डेटा बुक के बारे में। एंड्रॉइड डेटा बुक के अंदर जब हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमने बहुत सारी स्पीशीज के बहुत सारे स्टेटस देखे थे कि एंडेंजर्ड स्टेटस है, वल्नरेबल स्टेटस है, या आपके पास यस है ना, 5 तरीके के स्टेटस है आपके पास है ना, यस, डिस्टिंक्ट, क्लियर, हाँ, एक्सटिंक्ट आपके पास है। ये किस तरीके की कैटेगरीज हमने पूरी देखी थी। तो ये क्या है, ये सब कुछ है कि हमने स्पीशीज को कैटेगराइज कर लिया। अब कैटेगराइज करने से, है ना, कि हमने 1 2 3 4 हमने कैटेगराइज कर दिया, क्या कैटेगराइज करने से काम खत्म हो गया क्या, नहीं, कैटेगराइज करने से काम तो खत्म नहीं हुआ। हमें उस कैटेगरी में जाकर के उसकी सेफ्टी देख करके उसको अकॉर्डिंगली उसको हैंडल भी तो करना पड़ेगा। यस, तो हैंडल करने वाले ये तरीके आपके पास यहाँ पे कार्टेशियन प्रोटोकॉल के अंदर दिखाए गए हैं। उसके बाद आपको ये भी पता है कि स्पीसीज का ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट भी होता है आपके पास यहाँ पे, है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्पीसीज जाती हैं, तो उनको आप किस तरीके से यहाँ पे हैंडल करोगे, इन सभी की आपके पास यहाँ पे बातें करी जाती है ना। पता चला आप में से किसी कोई जो है वो अफ्रीका में, हमने फोन किया कि भैया एक काम करो, हमको चीते चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है हम चीते भेज देते हैं, और चीते भेज दिया, और चीते भेज तो दिया, वो चीते यहाँ पे हिंदुस्तान में ढूंढ ढूंढ के सबको खा रहा है। बोले सर ये क्या हो गया। बोला भाई चीते भेजने को कहा था, आदमखोर चीता थोड़ी ना भेजना था। तो उन्होंने बोला हमसे किसने पूछा, हमको थोड़ी ना बताया था। तो बोले यार तुम्हें बताना तो चाहिए था पहले कि आदमखोर चीता भेज रहे हो। मतलब कि आप कौन सी स्पीसीज को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कौन सी स्पीसीज यहाँ पे आ रही है। जैसे पॉल्यूटेंट्स के बारे में जो चीजें आपके पास यहाँ पे थी कि भाई आप एडवांस में बताओ परमिशन, और जैसे कल लास्ट क्लासेस में हमने बात करी थी ना, वैसे ही स्पीसीज के बारे में भी कि अगर यहाँ पे आपकी कोई स्पीसीज अगर यहाँ पे आ रही है, तो उसके बारे में कि भाई उसके लिए हैबिटेट कैसा चाहिए,
है ना, ये आप हमको बताओ ताकि हम उसको सेफली हैंडल कर सकें। या उसके कंसर्न्स क्या क्या हैं वो आप हमको बताओ ताकि हम उस तरीके का हैबिटेट डेवलप कर सकें, उस तरीके की चीजें यहाँ पे जो है वो कर सकें। ठीक है, ये सारी बातें भी आपके पास यहाँ पे लिखी गई। अब ये सब कैसे बताओगे? इसके लिए एक टर्म रखा गया जिसको बोला जाता है एडवांस इन्फॉर्म्ड अग्रीमेंट। ये भी किसमें होगा? कार्टेजिना प्रोटोकॉल में। लिख लीजिए जल्दी से। तो मैं स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ वापस एक बार, और स्क्रीन के ऊपर आकर के फिर से एक और चीज पढ़ लेते हैं कि सर यहाँ पर कार्टेजिना प्रोटोकॉल में एक और चीज यहाँ पे लिखी गई। तो सो कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके पास बायोसेफ्टी से। ठीक है, बायोसेफ्टी से आपके पास रिलेटेड होता है। इसके अंदर आपके पास लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करी गई है। एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है इनकी सेफ हैंडलिंग करना। क्या करना? इनकी आपके पास यहाँ पे सेफ हैंडलिंग जो है आपके पास यहाँ पे करना, या फिर जो आप इनका ट्रांसफर वगैरह करते हो उसको भी सेफली जो है आपके पास यहाँ पे करना। एंड जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है इनका यूज आप किस तरीके से करते हो, यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको भी गाइड करना। ये सब कुछ आपके कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर आपके पास यहाँ पे चलता है। तो जो मेन 3 कीवर्ड्स हैं जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल को लेकर के आपको याद रखना है, जो मेन 3 कीवर्ड्स हैं जो कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल को लेकर के आपको याद रखना है, वो क्या क्या है आपके पास? सबसे पहला आपके पास है बायोसेफ्टी। यस। सेकंड आपके पास क्या है? सेकंड आपके पास है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बायोसेफ्टी की बात करी गई है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करी गई है आपके पास, और एक आपके पास बात करी गई है एडवांस इन्फॉर्म्ड अग्रीमेंट के बारे में। यस, एडवांस इन्फॉर्म्ड अग्रीमेंट, इसके बारे में जो है आपके पास यहाँ पे बात करी गई है। क्लियर? अब बात आती है सर कि यहाँ पे ना ये सर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या है? यस, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है आपके पास यहाँ पे क्या है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होती है जो आपने ये नहीं सुना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एलएमओस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होती है ना आपके पास। तो उनके बारे में यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि भाई ऑर्गेनिज्म है जिसको आपने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, या आपने और किसी तरीके का आपने उसके अंदर कोई साइंस आपने अप्लाई करी है, उसको अब आप कैसे हैंडल कर रहे हो, ये हमको देखना है। यस। जैसे क्रिश मूवी के अंदर वो बना रहा था ना, जीन्स मिक्स कर करके कुछ और ही बना रहा था, तो वो हैंडल नहीं कर पा रहा था तो वो कुछ और ही बन जा रहे थे, वायरस बन गया, बीमारी फैल गई। यस। तो हर चीज को अगर आप कोई भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, साइंटिस्ट बायोडाइवर्सिटी को लेकर के अगर कोई एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है, तो उसमें भी इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। पता चला आप बना तो कुछ रहे थे और बन कुछ और गया। यस, बना कुछ रहे थे बन कुछ और गया। वो मूवी है ना, अंडे वाली मूवी, कौन सी, जुरासिक पार्क, है ना, कि वो रिसर्च करने के लिए जाते हैं वहां से, डायनासोर का अंडा लेकर के आ जाते हैं। बताओ, जो एक्सटिंक्ट हो चुके थे उनको वापस से ले आए तो धरती खत्म कर देंगे वो तो। यस। तो उनके ऊपर एक, है ना, कि कोई ध्यान रखे, कोई गाइडलाइंस होनी बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे होता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर। तो सेफली हैंडल करना है, सेफ्टी, बायोसेफ्टी के बारे में बात करी गई है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करी गई है, और एडवांस इन्फॉर्म्ड अग्रीमेंट के बारे में आपके पास यहाँ पे बात करी गई। ये आपके पास होता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। क्लियर? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आप किसको बोलोगे? जिसको आपने साइंटिफिक, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पीसीज जिसको आपने साइंटिफिकली थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है ना, जैसे घोड़ा होता था, गधा होता था, आपने मिला के क्या बना दिया? यस। कौन सी स्पीसीज बनी? खच्चर बन गया। क्या यूटिलिटी है खच्चर की? क्यों बनाया गया? हॉर्स में क्या क्या काबिलियत होती है? स्पीड, है ना, a donkey does not have that speed. And what is the capability of donkey? Continuity, है ना, बहुत लंबे समय तक गधा जो होता है अपनी पीठ के ऊपर कुछ भी ढो करके दूर तक जा सकता है। हार्ड वर्किंग, मिक्स कर दिया। तभी तो आप देखते हो ना कि जब हिमालय के ऊपर चढ़ाना होता है किसी को, तो ना गधा होता है ना घोड़ा होता है, खच्चर होता है वो। यस, ठीक है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जहां पर भी आपने कुछ भी
हैंडलिंग में आपने यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ जेनेटिकली मॉडिफाई आपने किया है, कोई साइंस आपने अप्लाई कर दिया किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वो आपके पास एलएमओ, सबसे बेसिक डेफिनेशन यही है, वो आपके पास एलएमओज में आ जाएगी। जैसे आपने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स देखा, आप चाहते थे कि यार ये मेरे पास ये पौधा है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ना बढ़िया से फल लगे, तो मैंने ना एक इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, बढ़िया फल आ गए, और मैंने ले जाकर के आपको दे भी दिया कि मेरी क्लास में जो सबसे अच्छा पढ़ेगा मैं उसको नहीं फल दूंगा। पता चला कि प्रिंस अग्रवाल जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ रहा है, मैंने प्रिंस को फल दिया, और सुबह जो है वो नेक्स्ट क्लास में प्रिंस आए नहीं। सर प्रिंस नहीं आए, हाँ नेक्स्ट क्लास में प्रिंस आए नहीं, सर क्यों? मैंने फल दिया था ना। तो फिर वो ऐसे थे हो गए। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने जो इंजेक्शन लगाया था वो पता नहीं क्या ही किसी चीज का था, है ना, अंदर क्या रिएक्शन हुई, जहर बन गया वो, है ना, दिख तो बेर जैसा रहा था, मीठा होगा, पर जहर बन गया वो। क्लियर? तो सर ना आप ना को ना चेक करके देना चाहिए था, मैं थोड़ी ना चेक के दूंगा, इतना भोला थोड़ी ना दिखता हूँ मैं। जैसा, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है, ठीक है, कि भाई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप कुछ का कुछ बना दोगे तो आप तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे। यस। तो ये चीज आप पे होती है कि भाई इसको सेफली हैंडल करना बहुत जरूरी है। आज आप देखो, ये बीटी, है ना, ब्रांचिल वगैरह, ये सब कुछ चल रहा है आपके पास, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आपके पास ही चल रही है, कॉटन वगैरह, इन सबको लेकर के इनको क्या हैंडल करना जरूरी नहीं है? यस। पता चला बैंगन बनाया, ऐसा बैंगन बना दिया कि खा के देखो, खा के देखो, पता नहीं क्या ही हो रहा है वो। ठीक है, तो इन सब के लिए, इन सभी के लिए कि इसका आप क्या ध्यान रखो, मान लो आपने कोई, मान लो आपने आपने एक वो मूवी देख रखी है, देयर इज अ मूवी जिसमें वो हीरो होता है, इट्स नॉट प्रभास, इट्स सम साउथ का एक वो दूसरा एक्टर होता है, अ, जिसमें ही साउथ की मूवी है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसका बेटा जो है वो चीफ मिनिस्टर की गद्दी के ऊपर आता है, एंड द हीरो जो होता है आपके पास यहाँ पे, वो जो है उसका क्या होता है, बॉडी गार्ड होता है चीफ मिनिस्टर का। एंड विलन पार्ट के अंदर बोमन ईरानी आपके पास यहाँ पे होते हैं। सूर्या, आई मे बी, यस, आई मे बी, आई डोंट रिमेम्बर द राउडी रक्षक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास बोमन ईरानी क्या करते हैं कि बोमन ईरानी की फैक्ट्रीज की वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा होता है। तो जो अपने नए चीफ मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप अपनी सारी फैक्ट्रीज को बंद करो, ठीक है, तो उसको जो है उससे बदल कि भाई बंद करो आप ये सारी की सारी फैक्ट्रीज को, अगर बंद नहीं करोगे तो हम ताला जल लगवा देंगे, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है, स्टेट की जमीन जो है वो खराब हो रही है, स्टेट के किसान जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो इमन ईरानी कहता है कि मैं किसानों को मजा चखाता हूँ यहाँ पे। तो बोमन ईरानी क्या करते हैं, आपके पास ग्रास होपर्स के अंदर ना यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं उसमें। देख रहे हो, किसी को नाम याद आया मूवी का, क्या नाम है? जो भी है, मैं नाम तो देख के बता दूंगा बाद में। तो उसमें क्या होता है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं, कि भाई वो क्या करते हैं कि टिड्डे होते हैं ना, टिड्डे, ग्रास ऊपर, कि भाई टिड्डे छोड़ दो आप, तो वो क्या करते हैं, मेल टिड्डे छोड़ देते हैं। अब मेल टिड्डे की बात होती है कि भाई आपने पहले इसी इसी चीज को वो क्या करते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश करते हैं कि हम लोग ना पाकिस्तान के ऊपर एक काम करते हैं, हम इस तरीके से अटैक, डायरेक्ट अटैक ना करके हम वहां पे टिड्डे छोड़ देते हैं। जिससे क्या होगा, वो टिड्डा जाएगा, और टिड्डा जाके के घास के ऊपर जैसे ही बैठता है, घास या किसी की फसल के ऊपर बैठ जाता है, आपने अभी सुना होगा ना, टिड्डी दल आया, टिड्डी दल आया, है ना, टिड्डी दल, ये है। तो जब भी टिड्डी दल का खतरा इतना होता है कि अगर वो किसी फसल के ऊपर बैठ गया तो वो खेत साफ करके ही उठता है, वो पूरा पूरा का पूरा दल आता है, और फिर वो पूरी की पूरी फसल चाट करके ही उठता है। अगर मान लो यहाँ पे अगर आ जाए ना, तो ये जो पौधा दिख रहा है आपको, चाट करके ही उठेगा वो। ठीक है, ये आपके पास पूरा टिड्डी दल का होता है। तो कहते हैं कि भाई हम ऐसा भेज देंगे वहां पे, तो फिर वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर यही कहते हैं कि मान लो टिड्डी तो टिड्डी है, उड़ती उड़ती इंडिया में आ गई तो फिर क्या करोगे? यस, उड़ती उड़ती इंडिया में आ गई तो क्या करोगे? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक टिड्डे की जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मेल टिड्डों को भेजेंगे। तो मेल टिड्डों को भेजेंगे, वो पाकिस्तान का पूरी फसल साफ कर देंगे, और साफ करने के बाद वो इतने में साफ करेंगे, इतने दिन में उनकी सबकी मौत हो जाएगी। तो ये उनका प्लान होता है। फिर जब यहाँ पे इंडिया में उनके साथ वो सीएम उनके साथ खेल करता है, तो वो क्या करता है कि उसकी गद्दी हिलाने के लिए वो अपनी स्टेट में टिड्डे भेज देता है, और टिड्डे के साथ फिर वो फीमेल टिड्डे भी भेजता है, ताकि मेल टिड्डा खाएगा, उसके बाद फीमेल टिड्डा, एंड ये दोनों आराम से मिल करके रिप्रोड्यूस करेंगे, और फिर टिड्डे पे टिड्डे, टिड्डे पे टिड्डे आते जाएंगे। समझे आप कितना? तो जेनेटिकली मॉडिफाई करना कितना
नुकसानदायक भी हो सकता है ना। इट्स नॉट ऑलवेज कि भाई आपके पास ना बिल्कुल एक उसके हमेशा पॉजिटिव साइंस ही आपको मिलेंगे, नेगेटिव भी बहुत सारे हैं। तो उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल कर दो। अगर मान लो आपने सच में मेल टिड्डा फीमेल टिड्डा साथ में छोड़ दिया ना, तो टिड्डा 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 हो जाएगा फिर, ये हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से तो ये सारे कंसर्न्स होते हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। क्लियर, समझे सारी? यस। तो इसलिए एडवांस इन्फॉर्म्ड अग्रीमेंट भी जरूरी है। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या हुई, इसका ध्यान रखना भी आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर? यस। चलिए सर, तो फिर से स्क्रीन के ऊपर आते हैं और पढ़ते हैं हम लोग। तो आई गेस लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने जो है वो जान लिया होगा कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है हम लोग यहाँ पे किसको बोलेंगे। इसकी अगर बेसिक डेफिनेशन वगैरह कहीं पे लिखने की आपकी आएगी नहीं, बट अगर लिखना हो तो आप नेट वगैरह से देख करके जो है वो लिख लीजिएगा। क्लियर? यस। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आपके पास आते हैं नेक्स्ट इज नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी में पहला आपके पास होता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल से लेकर के तीन चीजें याद रखनी है। एक, बायोसेफ्टी की बात करी गई है, फिर एडवांस इन्फॉर्म्ड अग्रीमेंट की बात करी गई है, और फिर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करी गई है। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन सी होगी? जो भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आप जीन्स को मॉडिफाई कर दे रहे हो साइंटिफिकली, उसको हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। चाहे क्रॉप हो, चाहे स्पीसीज हो, कुछ भी हो, वो सब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की है। उसकी सेफ हैंडलिंग की बात किसमें करी गई है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल में। ये यूपीएससी के क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे यूपीएससी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास आता है नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज नागोया प्रोटोकॉल। अब नागोया प्रोटोकॉल को समझते हैं कि नागोया प्रोटोकॉल आपके पास यहाँ पे क्या है। नागोया प्रोटोकॉल कह रहा है कि भाई आपने यहाँ से मान लो कोई स्पीसीज वगैरह है, और हम लोग जो है ना भाई कि ये दो कंट्रीज है, C1 एंड C2। अब कोई स्पीसीज है जो मान लो यहाँ से यहाँ पे गई आपके पास, या यहाँ से यहाँ पर आई कुछ भी, और जिसकी वजह से सर्टेन बेनिफिट्स आपके पास यहाँ पे जो है वो हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्टेन बेनिफिट्स आपके पास यहाँ पे हो रहे हैं। तो C2 कहेगा कि भाई इनके बेनिफिट्स आप हमारे साथ क्या करो, शेयर करो। इनके बेनिफिट्स जो है आप लोग क्या करो, हमारे पास यहाँ पे जो है वो शेयर करो। तो ये आपके पास होता है, इसको बोलते हैं नागोया प्रोटोकॉल कि यार बेनिफिट्स आप यहाँ पे शेयर करो। अब देखो बात बेनिफिट्स को शेयर करने की बात क्यों आती है कि सर बेनिफिट्स को आप शेयर करो? बेनिफिट्स को शेयर करने की बात इसलिए आती है कि इसको वापस एक बार समझना, एक C1 कंट्री है और एक C2 कंट्री है। अब मान लो C2 कंट्री ने क्या किया, कोई क्रॉप होती है, कोई फसल होती है, जिसको उन्होंने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पे इस फसल की बहुत अच्छी फसल हो गई। ठीक है, तो C1 कंट्री से एक आदमी जो है आपके पास यहाँ पे आता है और C2 कंट्री में देखता है कि यार इन्होंने जो है वो कुछ बढ़िया मॉडिफाई वॉडिफाई जो है वो कर दिया है, और इसकी वजह से क्या भयंकर फसल जो है आपके पास यहाँ पे हुई है, जोरदार, मजा आ गया। ठीक है, ऐसी बात जो है इन्होंने करी। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा। अब C1 कंट्री वाला C2 कंट्री वाले से पूछेगा कि यार तुमने क्या किया है बताओ, है ना, आपने जो है वो क्या किया है हमको बताओ, ताकि हम भी हमारी कंट्री में जाकर के करें और हम भी बढ़िया फायदा कटाए ना। देख रहे हो ना, एक कंट्री, एक पौधा देखो बहुत छोटू सा है, एक पौधा इतना मोटू सा है। तो ये पूछेगा कि भाई बताओ ऐसा क्या है जो इतना ये हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, मेरे यहाँ पे भी लगाएं, ये भी हमारा इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी अच्छी यील्ड निकलेगी, हमारे यहाँ पे भी अच्छी फसल होगी। मान लो पाकिस्तान ही है, इंडिया से पूछ ले कि यार इतनी बढ़िया फसल कैसे कर रहे हो, हमारे यहाँ पे तो अन्न के जो है वो लाले पड़े हुए हैं। ठीक है, तो बताने वाले ने क्या किया, उसको एक कागज दिया कि एक काम करो, क्या करते हैं कि ये जो फसल होती है इसके अंदर ना 2 किलो ये वाली खाद, 2 किलो ये वाली खाद मिलाओ, इससे जो है सब बढ़िया हो जाएगा। बता दिया, भेज दिया। अब मान लो वो वहां पे गया C1 कंट्री में अपने, और वहां पर जाकर के उसने जैसे जैसे बताया उसने वैसे वैसे कर लिया। अब करने के बाद होना तो दुगना चाहिए था, तिगना, जितना हमारे यहाँ पे या C2 कंट्री में जितना आपके पास उत्पादन हुआ, बट उतना उत्पादन हुआ ही नहीं। बताइए, जो होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। तो C1 कंट्री वाला वापस जाएगा C2 के पास से, बोले यार ये क्या कर दिया आपने, तो जो बताया था हमने सब किया। तो बोले हमने कहा था ये दो मिलाना, तुमने वो तीसरा एक और नहीं मिलाया क्या? बोले नहीं आपने वो बताया नहीं। बोले अरे अरे, भूल गए होंगे, एक काम करो वो भी मिलाना है। ठीक है, मतलब बात ये है कि आप C2 कंट्री कंप्लीटली ट्रांसपेरेंटली, है ना, एक तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन,
और एक ट्रांसपेरेंट कि इसमें कोई झोलझाल नहीं है, इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रही। यस, वो दे ही नहीं रही। तो C2 कंट्री से पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो, दे दो। तो C2 कंट्री के पास सबसे पहले यही तो आएगा हमेशा कि सर मैं क्यों दूं, साइंटिस्ट के ऊपर खर्चा किया हमने, मेहनत करी हमारे साइंटिस्ट ने, ठीक है, इतना सारा खर्चे के बाद लेबोरेटरी सेटअप करना, सारी मेहनत करना, बरसों की मेहनत के बाद फल आया, और अब हम फल पूरा इनको दे दें, है ना। रिजल्ट्स भी तो हैं, रिजल्ट्स भी तो हैं। भाई आज हमारी इतनी मेहनत के बाद हमको इतनी अच्छी फसल मिल रही है, ये तो चुप्पू से जाएंगे, हमारा सारा कागज उठाएंगे, वहां पे सेम चीज करेंगे और इनके पास भी आ जाएगी। तो क्या ये बात सही है? नहीं। तब C1 कंट्री वाला कहेगा कि डोंट वरी, हम तुमको जो बेनिफिट्स हैं वो शेयर करेंगे। तो अब C2 वाला देगा कि नहीं देगा? अगर C1 बेनिफिट शेयर करने से मना कर देता है, तो क्या C2 ट्रांसपेरेंटली अपनी टेक्नोलॉजी देगा? नहीं देगा। अपने फॉर्मूला बताएगा? नहीं बताएगा। तो इस वजह से यहाँ पे बात करी जाती है कि आपको फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, कि आप जो भी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हो, उसकी वजह से, यस, आमतौर के ऊपर जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं ना, लोग इसको पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ इसमें शेयरिंग ऑफ बेनिफिट रखा गया है। अरे भाई क्यों रखा गया है, ये जब तक कहानी के थ्रू समझोगे नहीं ना, तो भाई याद ही नहीं रहती चीजें। अब एक बार कहानी सुन ली ना आपने, अब आपको ये आराम से याद भी रहेगा कि भाई C2 कंट्री अपने सारे फॉर्मूले क्यों देगी C1 को। यस, क्यों दे, ट्रांसपेरेंटली नहीं करे। तो जरूरत क्या है, जरूरत है ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की, और उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कराने के लिए हमको कोई बेनिफिट देने पड़ेंगे। इस वजह से आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कंट्री जेनेटिकली मॉडिफाइड उस क्रॉप को या उस स्पीसीज को यूज करती है, उससे जो भी बेनिफिट आपके पास आएंगे, उन बेनिफिट को वो उस कंट्री के साथ यूज करेगी। क्लियर? अब आप सोचो, आज आपने मेरे से अपने अच्छे नोट्स बना लिए, सिर्फ यूपीएससी के लिए नोट्स की तो बात है, और तो कुछ ज्यादा नहीं है। आपका एक दोस्त आकर के आपसे अगर पूछे कि तूने इतने अच्छे नोट्स कैसे बनाए, तो क्या आप उसको अपना सारा राज बता दोगे कि रात को 10 बजे क्लास होती है, लखावत सर क्लास लेते हैं, पूरी क्लास फ्री में होती है, इतना मजे से पढ़ाते हैं, है ना? क्या ये सब कुछ बताओगे? नहीं ना, आपका एकदम से स्वार्थ बीच में आ जाएगा, मैं क्यों बताऊं, है ना, मुझे किस्मत से मिले हैं वो, मेरे को किस्मत मेरी थी कि मेरे को ऐड दिख गया, इसको अभी तक नहीं पता, तो मैं क्यों बताऊं इसको। यस, मैं इसको मेरे सारे के सारे नोट्स क्यों दे दूं, आधे अधूरे से नोट्स दे देता हूँ। जब आप एक नोट्स तक नहीं छोड़ सकते, आप सोच रहे हो कोई कंट्री पूरी जेनेटिकली अपना इतनी बड़ी रिसर्च ऐसी दे देगी क्या? नहीं देगी ना। इसलिए बेनिफिट्स को शेयर करने वाली बात रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अभी अगर मान लो यूपीएससी ऐसा निकाल दें कि 4 लोग मिलकर के पेपर सॉल्व कर लो, है ना, और फिर चारों काम सिलेक्शन कर देंगे, तो आप लोग अपने फ्रेंड को फटाफट दोगे कि नहीं दोगे कि ले देख लखावत सर से हिस्ट्री मैंने पढ़ ली है, तू जाके लखावत सर से पूरी पॉलिटी पढ़ ले, तू फलाना जा लखावत सर से पूरी इकोनॉमी पढ़ ले, और उसके बाद चारों मिलकर के करेंगे, करोगे? क्यों? क्योंकि अब शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, कि अगर उसने भी पढ़ा अच्छे से तो आपका भी बेनिफिट होगा। इसलिए आपके पास यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में आता है नागोया प्रोटोकॉल, कि भाई जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसोर्सेज हैं इनको आप यूज कर रहे हो, इससे जो भी इनकम जनरेट होती है, इससे जो भी आपको फायदे हुए हैं, उस फायदे को आप क्या करोगे, शेयर करोगे। क्लियर? तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो लिखिएगा नेक्स्ट, नागोया प्रोटोकॉल में एक एक वर्ड है, ये याद रखना है बस, क्या है? शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। यस। तो दिस इज नागोया प्रोटोकॉल, ये रहा। तो नागोया प्रोटोकॉल इज अबाउट, प्लीज ये याद रखना, ये एज इट इज आता है लिखा हुआ, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। ये एज इट इज लिखा हुआ आएगा, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। ये एज इट इज लाइन लिखी हुई आती है। बताओ ये किसमें बात करी गई है, किसमें बात करी गई है? नागोया प्रोटोकॉल में। तो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स किसकी? अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द
जेनेटिक रिसोर्सेज। यस, इससे आपके पास यहाँ पे जो है वो फिर, और इस सबसे होगा क्या, ये क्यों लाया गया है, ये लाया गया है फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। ये सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो लाई गई है। अब इन नागोया प्रोटोकॉल के अंदर ही, इस नागोया प्रोटोकॉल के अंदर ही आपके पास यहाँ पर एडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल ओनली एडप्टेड आईची टारगेट्स। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल के अंदर ही आपके पास यहाँ पे आईची टारगेट्स को जो है वो अडॉप्ट किया गया था। अब आईची टारगेट्स आपके पास क्या होते हैं, इन टोटल अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे 20 टारगेट आपके पास यहाँ पे रखे गए हैं। अब ये टारगेट ऑब्वियसली, जब कुछ सारी बातें बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली इसमें टारगेट आपके यूपीएससी के एग्जाम को लेकर के तो रखे नहीं जाएंगे। यस, इसमें टारगेट भी किससे रिलेटेड होंगे, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे होंगे। तो इन टोटल 20 टारगेट्स आपके पास यहाँ पे होते हैं। तो सर 20 टारगेट अब याद रखने पड़ेंगे ना, 20 टारगेट याद मत रखो, नागोया प्रोटोकॉल वालों ने देख लिया था कि ये सारी इतनी सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है, वो सब फालतू में यूपीएससी का सिलेबस बढ़ा रही है ना, होना जाना कुछ है नहीं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ही जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन 20 टारगेट को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया फिर से, और इन टोटल आपके पास यहाँ पे 5 कैटेगरीज बना दी। क्या कर दी, 5 कैटेगरीज आपके पास बना दी। तो इन टोटल आपके पास यहाँ पे 20 टारगेट्स हैं। इन 20 टारगेट्स को 5 कैटेगरीज के अंदर आपके पास यहाँ पे जो है वो बांट दिया गया था, और इनको बोला कि भैया बाई 2020 तक इसको जो है पूरा का पूरा अचीव कर लेना है। ठीक है, तो इनका टारगेट ईयर क्या है, व्हाट इज द टारगेट ईयर, 2020। ये 2020 तक ये सारे टारगेट जो है आपको यहाँ पे अचीव जो है वो कर लेना है। क्लियर सभी को। यस। तो आईटी टारगेट को लेके क्या याद रखना है, सबसे पहली बात याद रखनी है कि ये नागोया प्रोटोकॉल के अंदर लिए गए थे, एडप्टेड इन नागोया प्रोटोकॉल। सेकंड, इन टोटल 20 टारगेट्स आपके पास यहाँ पे होते हैं, जिनको 5 कैटेगरीज के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे क्लब जो है वो कर दिया गया था। और कब तक अचीव करना है, बाई 2020, 2020 तक जो है आपको इनको अचीव कर लेना है। ठीक है, तो 20 से 20 याद रह जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास आता है गोल नंबर ए, कि पहला गोल जो है आपके पास यहाँ पे क्या है। तो जो पहला गोल आपके पास यहाँ पे होता है, दैट पहला गोल जो है आपके पास यहाँ पे होता है कि भैया ये जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ये क्या है, क्यों हो रहा है। तो उसके अंदर सारे इनके लॉसेस वाले कारणों को जो है यहाँ पर आपके पास रख दिया गया। तो इन्होंने लिखा कि भैया आइडेंटिफाई दी कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के जो कारण है, इन सभी को जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख जो है आपके पास यहाँ पे देंगे। फिर सेकंड आपके पास आता है गोल नंबर बी। गोल नंबर बी में कहते हैं कि भैया बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो डायरेक्ट प्रेशर आपके पास यहाँ पे जनरेट हो रहा है, उसको आपको क्या करना है, कम करना है। तो सेकंड गोल बी में क्या रहेगा, रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो फर्स्ट गोल क्या है, फर्स्ट गोल है आपको पता करना है कि बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस के रीजन क्या क्या है आपके पास। और बी गोल क्या है, बी गोल है कि इनको आपको क्या करना है, कम करना है। डायरेक्ट कॉजेज जो आपके पास हैं, जो किसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, उसको जो है आपको यहाँ पे कम करना है। अब जब एक बार पता चल गया कि भाई कारण क्या क्या है, ठीक है, अब जब आपको एक बार पता चल गया कि, यस, तो अब जब एक बार आपको पता चल गया कि कारण क्या क्या है, अब जब एक बार आपने ये कर लिया कि डायरेक्ट प्रेशर को कम करो, तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप कि कम करने के बाद जो हमने संभाल लिया है, इसको क्या करना है आपको, इसको सेव करके रखना है। क्लियर, यही होगा ना। तो स्टेप बाय स्टेप होगी सारी चीज। सबसे पहले कारण ढूंढो, तो एक गोल बना दिया, कारण ढूंढ लो सारे के सारे। उसके बाद जो डायरेक्ट प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से ये सारे लॉस हो रहे हैं, उन सबको रिड्यूस करो, रिड्यूस कर दिया, एक गोल वो हो गया। फिर तीसरा गोल कि जो बच गया है अब, उसको क्या करना है, सेफ गार्ड करना है। क्लियर, ये चीज आपके पास होती है। ऐसे याद रखोगे ना तब ये टारगेट सारे याद रहेंगे, अदरवाइज ना रटते ही रह जाओगे कि आईटी टारगेट क्या है, पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, तीसरा टारगेट ये है, पांचवा टारगेट ये है। ऐसे रटते ही रह जाओगे, 5 बार लिख दूं, 10 बार लिख दूं, उससे नहीं होगा, समझने से होगा। क्लियर, एनवायरमेंट सब्जेक्ट हलवा नहीं है।
ढंग से पढ़ोगे तभी याद होगा। ठीक है, चलिए सर। तो ये चीज होती है। सो गोल नंबर सी में आपके पास यहाँ पे बात करी जाती है सेफ गार्ड मैकेनिज्म की। ठीक है, सेफ गार्ड करना है किसको? इकोसिस्टम जो आपके पास है, इको। ठीक है, स्पीसीज आपके पास है, उनको बचा लो। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी आपके पास है, इसको बचा लो। ठीक है, एंड एक्सेट्रा। जो कुछ भी बच पा रहा है उन सभी को जो है आप लोग यहाँ पे बचा लो। क्लियर? यस सर। अब देखो, वापस वही वाली बात है कि मेरी फसल को मैं बचाऊंगा, मैं तुम्हारी फसल को क्यों बचाऊं? या मेरी फसल है ना, उसको बचाने के लिए फिर से एक चीज सुनो आप, कि भाई मान लो ये कंट्री 1 है और ये कंट्री 2 है, और यहाँ पे एक सेम तरीके की फसल होती है। ठीक है, सेम तरीके की फसल जो है आपके पास यहाँ पे है। कंट्री 2 ने क्या किया, आपके पास यहाँ पे कुछ टेक्निक अप्लाई करी, कुछ साइंस अप्लाई करी, और उसकी हेल्प से उसने इस फसल को कंजर्व कर लिया। अब यहाँ पे कंट्री 1 जो है आपके पास है, वो बैठे बैठे देख रही है कि यार हमारे तो इतने सारे एफर्ट्स दे दिए, कुछ हो ही नहीं रहा। बट कंट्री 2 में तो देखो सब बढ़िया हो गया, है ना। कंट्री 2 में तो सब कुछ ही बढ़िया हो गया। तो कंट्री 1 से एक आदमी जाता है कंट्री 2 में कि यार बताओ, तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम्हारी तो जो है वो कंजर्व हो गई पूरी फसल, हमारी नहीं हो पा रही। यस, क्या कंट्री 2 बता देगी ऐसी? नहीं बताएगी ना। कंट्री 2 ऐसी तो नहीं बताएगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारी रिसर्च है, हमने साइंटिस्ट के ऊपर पैसा लगाया। सब वही स्टूडेंट्स वाली बात है, मेरी मेहनत है, मेरी किस्मत है, मैंने नोट्स बनाया, मैं तुझे क्यों दे दूं? तू तो अभी जाएगा फोटो कॉपी निकलवाएगा, तेरे लिए सब बैठा रटा रटा है। बट वहीं अगर यूपीएससी आपको कह दे कि ना 5 लोग आराम से पढ़ लो, मिलके पेपर सॉल्व कर लेना, अगर पांचों बच्चों ने मिलके पेपर सॉल्व कर लिया तो पांचों को आईएएस बना देंगे। तो आप लोग बताओगे ना उसको कि हाँ तू भी पढ़, तू भी पढ़, तू भी पढ़, मैंने मेंबरशिप ले रखी है, तू मेरी मेंबरशिप से पढ़ ले, है ना। खुद की मेंबरशिप से पढ़वा दोगे उसको? करोगे ना? क्यों? क्योंकि अब बेनिफिट्स शेयर हो रहे हैं। तो आप इंपॉर्टेंस समझ रहे हो ना, कि बेनिफिट्स को शेयर करने की इंपॉर्टेंस कितनी है, कितना लालच जनरेट कर देता है वो। यस। आज आपको, आज अगर आप यहाँ पे एक, हमारा एक मेंबरशिप किसी स्टूडेंट को दूसरे को बेचते हो, मतलब बिकवाते हो, तो सारा पैसा हमारे पास आता है। वहीं अगर मैं आपको बोल दूं 50-50, आप अभी जाओगे ना सबको बोलोगे अरे लखावत सर पता नहीं भाई सारे सब फेल हैं, सुनील सर से पढ़ो रात को 10 बजे वाली क्लास, अरे क्या कर रहा है यहाँ पे कर, करोगे ना फिर? क्यों? बेनिफिट शेयरिंग। यस। आइडिया आ गया बैठे बैठे ना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। यस सर, रेफर एंड अर्न। अब यही करेंगे, अब यही करेंगे, है ना। आइडिया दे देता हूँ, अच्छा आइडिया है मार्केटिंग। यस। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। तो यही चीज यहाँ पर भी रखी गई आपके पास, यहाँ पर भी एक गोल आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा रखा गया। ठीक है, तो जो गोल नंबर डी आपके पास है वो यही है, गोल नंबर डी आपके पास यही है कि जो बेनिफिट्स आपके पास यहाँ पे होंगे। यस, बेनिफिट्स फॉर ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। कि इनकी सर्विस को लेकर के अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो बेनिफिट सबको मिलेंगे। अब इसमें क्या है, ये देखो सबको बेनिफिट देने के पीछे एक दूसरा कारण और भी है। आपको क्या है, रीजन सारे समझने पड़ेंगे ताकि मेंस में कभी लिखने को आपको मिल जाए, या कभी इंटरव्यू में आपकी इस बारे में कभी किसी से बात हो जाए, तो आपके पास ना होने तो चाहिए कि बेनिफिट्स क्यों शेयर करे भाई, मान लो क्यों गोल रखा है ये। तो एक गोल आपको ये मिल गया। ठीक है, कि सर इस वजह से बेनिफिट शेयरिंग करनी चाहिए, ताकि भाई कंट्री को मोटिवेशन मिलेगा कि हम क्यों हमारी चीजें शेयर करें। ठीक है, और वो आपको ऑब्वियसली पैसा या जो कुछ भी बेनिफिट्स मिलते हैं तो आप और चीजें करोगे। एक और चीज, एक और कारण है जिसकी वजह से भी ये होना चाहिए। देखो, ये जो है वो हमारी कंट्री है। यस सर, ठीक है। और यहाँ पे रेगिस्तान है, आपको पता हो तो, डेजर्ट है। अब मान लो हमने कुछ टेक्निक अप्लाई करी, और टेक्निक हमने ऐसी अप्लाई करी कि भाई अगर हम इस एरिया के पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लें
तो हम यहाँ पे इतनी बरसात करा देंगे कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ये डेजर्ट जो है आपके पास फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाउ गुड इट इज, अमेजिंग। यस, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। यस, हो जाएगा। अब हमारे पड़ोस में एक मुल्क बैठा है, फालतू परेशान रहता है ना, जिंदगी में और तो कोई काम नहीं है, फालतू परेशान होता रहता है। यस, अब ये एकदम से देखेगा कि अगर ये यहाँ पे एक टेक्निक अप्लाई करते हैं, बोले कहा टेक्निक मांग लूं, बोले टेक्निक ये है सर, वो लोग ये है ऐसी बातों में बात करेंगे, अरे ठीक है ना, हमें कौन सी पता कौन सी बात में बात करते हैं, हाँ ठीक है ना, इसमें बात करते हैं वो, ठीक है। वो अगर इसमें बात करते हैं आपके पास यहाँ पे कि अगर ये बरसात, अगर ये लोग यहाँ पे इस जगह को एक टेक्निक अप्लाई करेंगे, बोले कैसी टेक्निक, बोले पूरी जगह को पहले पॉल्यूशन फ्री करना है। बोले अच्छा, फिर क्या होगी, फिर इतनी बरसात होगी, इतनी बरसात होगी कि 1 साल में ये जगह पूरी की पूरी फॉरेस्ट बन जाएगी। बोले ठीक है, टेक्निक अपने भी पता करो, अपने भी है ना पानी की किल्लत पड़ी रहती है, सारे दिन इंडिया डराती रहती है ना कि इंडस नदी का पानी रोक देंगे, पानी रोक देंगे, अपन भी यहाँ पे बरसात करा लेते हैं। तो बोले टेक्निक जो है ससुरा इंडिया वाले बता नहीं रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। तो बोले ठीक है। तो एक जो दोस्त होता है ना कि तुम मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा, होता है ना, ऐसे लोग भी तो होता है। बोले अच्छा, हमको अगर टेक्निक नहीं बताएंगे तो हमको दूसरे रास्ता भी तो पता है। बोले क्या, बोले ये सब कुछ तब होगा जब पॉल्यूशन फ्री होगा। यस, और हवा, नदी, पंछी, उनके लिए तो अभिषेक बच्चन ने बोल रखा है ना, गाना गा रखा है ना उसने तो, जियोग्राफी कोर्स याद है कि नहीं आ रहा, इन्हें सरहद ना रोके, सरहद नहीं रोकती। तो कंट्री यहाँ से दिमाग लगाती है, बोले एक काम करो, अपनी जितनी भी फैक्ट्री उठी हुई है सारी फैक्ट्रीज को यहाँ लगाओ, सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे, और एक बड़ा सा पंखा यहाँ पे लगा दो, जितना भी पॉल्यूशन आए इंडिया की तरफ भेज दो। यस, जितना भी पॉल्यूशन आए इंडिया की तरफ भेज दो। तो क्या इंडिया अब यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री करके ये सारी कुछ टेक्निक्स लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। यस, नहीं लगा पाएगा, करने ही नहीं देगा, दूसरी कंट्री करने ही नहीं देगा। समझ रहे हो ना बात, मतलब समझ रहे हो ना आपके साथ दूसरी कंट्री, आज अगर आपको अपने यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो इसके लिए जो सारे फैक्टर्स हैं वो सिर्फ आपके हाथ में नहीं है, दूसरी कंट्रीज के भी हाथ में है। यस, आज आप देखो हरियाणा में स्टबल बर्निंग होती है, दिल्ली वाले परेशान हो जाते हैं। क्लियर? तो क्या सिर्फ दिल्ली के सीएम के हाथ में है क्या कि वो पूरा का पूरा पॉल्यूशन कंट्रोल कर ले? नहीं है। यस, आज हम यहाँ से कार्बन, ये क्लोरीन जो है वो छोड़ते हैं हवा में, वो क्लोरीन जाके ध्रुव के ऊपर जाता है, पोल्स के ऊपर जाता है, वो वहां पे जाके इम्पैक्ट दिखाता है। अब वहां पे जो आदमी बैठा है क्या उसके कंट्रोल में है यहाँ पे कंट्रोल करना? नहीं। तो और यहाँ पे बैठा आदमी क्या सोचेगा, मैं क्यों कंट्रोल करूँ उसके लिए, बाहर में जाए वो, ये हमको क्या पड़ी है। और वहीं अगर आपको बोल दे कि ना बेनिफिट शेयर करेगा, यस, अभी यहीं पे कंट्री टू पाकिस्तान को आप बोल दो कि अगर यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट डेवलप होगा उससे जितना भी पैसा आएगा हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, वो करने देगा ना, है ना? यस, वो करने देगा। तो यहाँ पे इसलिए भी आपको यहाँ पे शेयरिंग ऑफ बेनिफिट इसलिए भी जरूरी होता है कि दूसरे आपको करने दें। क्लियर? दूसरे आपको करने दें, इसलिए कहते हैं कि भैया बेनिफिट ऑफ शेयरिंग आपके पास कब कब होनी चाहिए, कि बायोडाइवर्सिटी के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, बेनिफिट्स फॉर ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, कि इन सबसे जो भी आपके पास यहाँ पे बेनिफिट्स होंगे ये सबको आपके साथ क्या करना है, शेयर करना है, ये सबके साथ जो है आपके पास यहाँ पे रहेंगे। तो बेनिफिट की बात आपके पास करी गई है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है गोल नंबर की टारगेट में, और ये क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट। इतने सारे ज्ञान को जो है वो रखोगे कहाँ पे? यस, अब जब आप एक यूपीएससी के इतने सारे सब्जेक्ट हैं उसको नहीं पढ़ पाते, उसको मैनेज करने में इतनी दिक्कत होती है, तो यहाँ पे तो इतने वर्षों की रिसर्च है। आज एक साइंटिस्ट है वो सोच रहा है कि इस पौधे को इतना बड़ा बना दूं, दूसरा आएगा सोचेगा इसको मैं और बड़ा बना दूं। यस, बट इसके लिए कनेक्टेड स्टडी चलेगी ना, तो नॉलेज मैनेज होना चाहिए। आज आइंस्टीन भली दुनिया में हो ना हो, पर उनका जो लॉ है आज भी आप पढ़ते हो ना, क्यों? क्योंकि इस नॉलेज को मैनेज किया गया है। तो नॉलेज मैनेजमेंट भी आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, और नॉलेज दोनों ही तरीके का, अच्छा नॉलेज भी बुरा नॉलेज भी, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज करेंगे तो इसका पॉजिटिव क्या आएगा, उसका नेगेटिव भी क्या आएगा।
अगर कोई साइंटिस्ट है, उसने देख लिया कि इस पौधे के अंदर अगर मैं ये वाली सीरम अगर इसके अंदर डालता हूँ तो इससे ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं, अब उसने जान लिया और वो खुद के पास उस नॉलेज को लेके बैठ जाए, तो क्या फायदा है? यस। तो उस नॉलेज को शेयर भी करना है, उसको मैनेज रखना है। ठीक है, तो नॉलेज मैनेजमेंट, एक ऐसा डेटाबेस क्रिएट करना, ये भी बहुत जरूरी है, जिसमें सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आ गए। आप देखते हो कितनी सारी कॉन्फ्रेंसेस होती है, उनमें इतने सारे रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं, वो सारे रिसर्च पेपर्स जर्नल्स में छपते हैं, और जर्नल्स में छप करके आपके पास ऑनलाइन सारे पड़े होते हैं। आप फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आप देखो, आपको वो सारे के सारे रिसर्च पेपर्स है वो दिख जाते हैं। दिखते नहीं दिखते हैं? होता है ना ये सब कुछ? क्यों होता है? ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब कुछ क्यों होता है? ताकि नॉलेज शेयरिंग हो, और इसी को नॉलेज मैनेजमेंट कहते हैं। आज मान लो आप में से कोई एक जना कोई रिसर्च करता है, अपना रिसर्च पेपर छापता है, वो जर्नल में छाप के उसके बाद वो जो है ऐसे थे हो जाता है ना, कि वो तो थे, वो करके चले गए। जैसे आदमी बोलता है ना कि न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल की जगह पत्थर गिर गया होता तो शायद ठीक रहता। यस, कहते हैं ना सारे। क्लियर? बट आज न्यूटन है नहीं, बट उसका लॉ तो आज भी चल रहा है, उससे बेनिफिट आज भी मिल रहा है, उसकी चीजें आगे आज और भी कैरी हो रही है। अगर वही चीज अगर उसने बताई नहीं होती, अगर वो रिसर्च पेपर उसने छापा नहीं होता, तो क्या करता? कुछ नहीं होता। यस, इसलिए सारे रिसर्च पेपर्स आपके पास, ये क्या, दिस इज नॉलेज मैनेजमेंट, दिस इज नॉलेज मैनेजमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारी चीजें आपके पास होती है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने इन सारे टॉपिक्स को होलिस्टिकली जो है वो कवर अप कर लिया है। हमने आज बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो कंजर्वेशन है मेनली उन दोनों को कवर किया, कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल। और इन दोनों में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके पास, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको जो है हम लोगों ने कवर अप किया है। बट बायोडाइवर्सिटी को लेकर के सिर्फ इतना सा ही नहीं है, आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी बहुत कुछ किया जाएगा। यस, वो सब कुछ भी है आपके पास यहाँ पे। तो उन सबको हम लोग जो है वो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया ये सारा कुछ आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज करके फिर जो है आगे कल की क्लास के अंदर आपको यहाँ पे आना है। ठीक है? तो जो आप चार्ट बना रहे थे अपना, इन सारे इंटरनेशनल इवेंट्स आके जो जो चीजें हैं जिनको याद रखना है, उसमें आपका एक तो कौन सा हो गया? ओजोन वाला हो गया। उसके बाद एक आपके पास क्लाइमेट चेंज वाला हो गया है। अब एक पॉल्यूशन वाला हो गया है। और एक अब आपके पास कौन सा हो गया? बायोडाइवर्सिटी वाला हो गया। बट मुझे एक बात बताओ, जो पॉल्यूशन वाला था वो आपके पास उस अर्थ समिट से निकल के आया था क्या? जो ओजोन वाला था, क्या वो भी अर्थ समिट से निकल के आया था क्या? अर्थ समिट से क्या क्या निकले थे? ग्रीन हाउस गैसेस? नहीं, अर्थ समिट से क्या क्या निकला था? एसडीजी, और एजेंडा 21, और क्लाइमेट चेंज, और बायोडाइवर्सिटी, एंड डिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन वाला था, डिजर्टिफिकेशन, ये सब निकले थे। पॉल्यूटेंट्स वाला उसमें से नहीं निकला था, ये अलग से है। तो उसको उसमें क्लब मत कर लेना। सिमिलरली जो बायोडाइवर्सिटी है, ये निकला है नहीं निकला है? क्लियर? तो ये इस तरीके से रखना है, सब अलग अलग, जो अलग है अलग, जो वहां से निकल रहे हैं उन सबको अलग अलग, मतलब चार्ट बनेंगे सारे, फिर पॉल्यूटेंट के ये हैं। फिर अर्थ समिट की एक ब्रांच, उसमें क्लाइमेट चेंज आ गए। ठीक है, उसमें फिर डेजर्टिफिकेशन वाले आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको उसमें पढ़ना है। क्लियर सारा? चलिए, तो आज की लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर लेता हूँ, एंड कल की क्लास में जो वापस मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करें, एंड सब कुछ बहुत अच्छे से याद रखें। जो 3 टाइम वॉच टेक्निक है, प्लीज उसे अप्लाई करें, है ना। अभी आपके पास बहुत अच्छा